सब्जेक्ट का नाम है एसक्यूएल। लेकिन एसक्यूएल में तब पढ़ाऊंगा जब आपको इसकी नीड पता हो, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेटली जीमेल यूज किया होगा, या कोई ना कोई शॉपिंग वेबसाइट यूज की होगी, या कोई भी एक रैंडम फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा कोई भी एक एप्लीकेशन जरूर यूज किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, ठीक है। एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट की, रैंडम वेबसाइट की, चलो मैं एक रैंडम वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, फोन अरीना, ठीक है। मेरे इसमें ये आइकॉन क्यों है मुझे भी नहीं पता, किसी ने ओपन किया होगा, ठीक है। बट हाँ, ये एक वेबसाइट है जो फोन्स एंड टैबलेट्स या गैजेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हर थोड़े टाइम में अपडेट हो जाती है। लाइक ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, दिस इज द न्यूज पोर्टल, इस पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, ठीक है। कैसे अपडेट होती है? यूजिंग अ डेटाबेस, ठीक है। या फिर अगेन अपन लास्ट क्लास वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, दैनिक भास्कर वाला, ठीक है। तो दैनिक भास्कर में भी जो न्यूज आपको दिखाई दे रही है, हर कुछ टाइम में यहाँ से अपडेट होती रहती है। गॉट इट? डिजाइन सेम रहेगा लेकिन यहाँ की इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, ठीक है। मतलब जो हमारा वेब पेज है वो डेटा स्टैटिक प्रिंट नहीं कर रहा है, फिक्स प्रिंट नहीं कर रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कोड लिखना सिखाया था, उसमें हेलो या खुद का नाम या ऐसा कुछ भी लिखना सिखाया था, वो फिक्स था। वो आज भी हेलो लिखा रहेगा, कल भी हेलो लिखा रहेगा, परसों भी हेलो ही लिखा रहेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसके अगले वर्जन की, तो सोचो हेलो की जगह ऐसा कुछ डेटा लिख के आए, जैसे आपने अगर लॉग इन किया, ओके, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन किया, तो ऊपर ना वेलकम के साथ आपका नाम लिखा गया था। जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा गया रहा है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम लिखा गया जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर मैं अमेजोन या इस टाइप की किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, या यूट्यूब पे जाता हूँ, या किसी भी वेबसाइट पे, तो आपने नोटिस किया होगा टॉप पे आपका नाम लिखा गया है। जबकि आप अपने फ्रेंड के सिस्टम से जाते हो तो यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है, ठीक है। ये सब चीजें वो हैं जो पेज को डायनामिक बनाती हैं, और किसी भी पेज को डायनामिक बनाने के लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट लगती है डेटाबेस की, ठीक है। तो डेटाबेस होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड किया तो आपको डेफिनेटली टेबल वर्ड पता होगा कि टेबल क्या होता है ना। टेबल इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, रो एंड कॉलम वाला, ठीक है। मैं यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ रैंडम, ठीक है। ये जो आपको टेबल है, इसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं डेटा को स्टोर करता हूं, तो इसमें डेटा को सर्च करना, रीड करना और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा काम करता हूं, यहाँ पर 4 कॉलम का और कुछ 4 कॉलम नहीं, हाँ ठीक है, 4 कॉलम और कुछ रोज जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखता हूँ, ओके। यहाँ पर आपका नेम लिख देता हूँ, यहाँ आपका एड्रेस लिख देता हूँ, और यहाँ आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरी बेसिक टेबल हो गई। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1, मान लीजिए, ठीक है। और लेट से मैं आप में से ही किसी एक स्टूडेंट का नाम पिक कर लेता हूँ। लेट से मुझे एक नाम दिख रहा है चैट बॉक्स में, जय, ठीक है। लेट से इसका एड्रेस है इंदौर, सॉरी, ओके, इंदौर। और कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी एक रैंडम मान लेते हैं हम, ऐसा कुछ नंबर, ठीक है। देन ऐसे ही कोई है रोल नंबर 2, ठीक है। लेट से मुझे एक नाम दिख रहा है कृष्णा, ठीक है। यहाँ पर इसका भी एड्रेस में अभी इंदौर लिख देते हैं, बाद में एक प्रॉपर एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पर एक रैंडम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अगेन रोल नंबर 3, ठीक है। और कोई नाम देखते हैं, लेट से एक नाम दिख रहा है मुझे रुचि, ठीक है। लेट से इनका एड्रेस में लिख देता हूँ भोपाल, और यहाँ पर एक रैंडम कॉन्टेक्ट नंबर। ऐसे में बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड अ टेबल, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट क्या रहेगा बेटा अपने पास, कि लेट सपोज मुझे पता करना है कि रोल नंबर 2 का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो देखो, अगर मैंने इसको प्रॉपर टेबल के फॉर्म में नहीं रखा होता, उस तरीके से रखा होता जैसा आपका चैट बॉक्स होता है, और मैं बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में सेकंड नंबर वाला जो रोल नंबर है उसने क्या मैसेज किया ढूंढो, तो चैट बॉक्स में ढूंढना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बनाते हैं रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, की सेकंड वाले रोल नंबर के सामने उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा। अगर इस तरीके से डेटा रखा जाए तो इसको देखना, पढ़ना, समझना और सर्च करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप देखोगे तो वो हमेशा इस तरीके से स्टोर्ड होती है सर्वर पे, जिसको हम बोलते हैं टेबल, ठीक है। आई होप टेबल वर्ड समझ में आया आपको। अब हमारे डेटाबेस में एक टेबल नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल है, हालांकि ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इमेजिन करो मैं जीमेल की बात कर रहा हूँ, तो जीमेल पे आपका सेंट आइटम्स होता है, ठीक है। रिसीव्ड होता है, ओके, जिसको आप इनबॉक्स बोलते हो, या फिर कुछ ड्राफ्ट होते हैं, या इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं। सोचो सबके लिए एक एक टेबल बनी हुई है ना, और उस टेबल में लिखा है कौन सा मेल सेंड हुआ है, कौन सा मेल रिसीव हुआ है, या क्या। तो एक टेबल से तो काम नहीं हुआ होगा, एक से ज्यादा टेबल्स बनानी पड़ी होंगी, ठीक है। सो अगर हम ऐसे टेबल बना लें और उसमें डेटा रख दें, तो दिस इज कॉल्ड अ टेबल, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन।
ऐसी मल्टीपल टेबल्स बनाए और उसको एक फोल्डर में डाल दें, तो उस फोल्डर को कहा जाएगा डेटाबेस। गॉट इट? सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। एंड व्हाट आर टेबल्स? टेबल्स आर कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आपको ये मिल जाएगी डेफिनेशंस, मैं आपको ये फाइल शेयर करने वाला हूं। सो क्या क्या होता है डेटाबेस? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। एंड व्हाट आर टेबल्स? कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब बातों को ध्यान से सुनना। जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डेटाबेस, है ना। डेटाबेस को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? टेबल्स की। और इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है, जिस लैंग्वेज का नाम होता है SQL, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेटली एक लैंग्वेज होगी। जैसे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज थी जिसके अपने नियम कायदे कानून थे। अगर आपने बाय चांस C या C++ सुना हो तो वो भी एक लैंग्वेज है जिसके अपने अपने रूल्स होते हैं, अपना सिंटेक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही जावा मार्केट में एक लैंग्वेज है, पाइथन मार्केट में एक लैंग्वेज है, ऐसे मल्टीपल है ना। ये भी एक लैंग्वेज है जो क्वेरी बेस्ड है। अब ये क्वेरी क्या होता है मैं वही पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, देन उसके आगे लिखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने टेबल बनाई तो एक स्ट्रक्चर बनाया ना इसका, कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, इसमें 4 कॉलम होंगे। ठीक है, ये 4 कॉलम का जो भी नाम होगा, इसमें जिस टाइप का डेटा रखा जाएगा, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की प्रोसेस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे, और इन दोनों को चलाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज होगा उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? SQL। नाम से में इतना फर्क नहीं पड़ता, उसके काम से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं काम पे आ जाता हूँ। ये जो SQL है ये बेसिकली 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन कभी आपके सामने ये शब्द आ जाए तो टेंशन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख के रखी है कि इसमें 5 सब लैंग्वेजेस होती है: DDL, DML, DCL, TCL एंड DRL। ठीक है, जिसमें जो DDL है इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये डेटा को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये टेबल बनाई, तो मैंने डिफाइन किया ना, यहाँ रोल नंबर आएगा, यहाँ नेम आएगा, यहाँ एड्रेस आएगा, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अब इसका ना इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब अगर मैं एक रिकॉर्ड रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, कितने भी रखूं, इस कॉलम का नाम रोल नंबर ही रहेगा। मैं इसके अंदर जय लिखूं, वीरू लिखूं, कृष्णा लिखूं, राम लिखूं, कुछ भी लिखूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मतलब इसका नाम वही रहेगा, नेम नाम का कॉलम रहेगा। ठीक है, यहाँ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास कुछ भी लिखूं, कॉलम का नाम, एड्रेस ही रहेगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट डिक्लेयर किया गया है, इसे कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं या किसी बनी बनाई टेबल में ऑल्टरेशन करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं, लेट्स सपोज मेरी इच्छा हुई कि बाद में इसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, या ये कॉलम जबरदस्ती ऐड कर दिया, इसको रिमूव कर देते हैं, या इसका नाम नेम नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, कुछ भी ऑल्टरेशन करते हैं, या किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं जिसे ड्रॉप कहा जाता है, तो कौन सा वाला पार्ट काम आएगा? DDL। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है कि मुझे क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप करना है, तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि इसको DDL कमांड्स चाहिए। गॉट इट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स चाहिए। SQL भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इनको कैपिटल या स्मॉल कैसा भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आता है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा शब्द यूज करता हूँ, क्या? कि जो अंदर रखा हुआ डेटा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कॉलम के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, वन, जय, इंदौर एंड दिस, ये है अंदर रखा हुआ डेटा। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूं, या एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूं, या किसी रिकॉर्ड को इरेज करना चाहूं, तो नया रिकॉर्ड रखने की प्रोसेस कहलाती है इंसर्ट। इस टेबल में किसी का रिकॉर्ड रखना है, कॉल्ड इंसर्ट। किसी एग्जिस्टिंग को चेंज करना है, कॉल्ड अपडेट। और किसी एग्जिस्टिंग को डिलीट करना है, कॉल्ड डिलीट। ठीक है, देन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी में एक DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों ने कभी ना कभी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाया होगा, तो व्हाट्सएप पर एक वर्ड आता है ग्रुप एडमिन। ठीक है, एडमिन मतलब वो पर्सन जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, किस टाइप के, कि वो चाहे तो चैट को इनेबल कर सकता है, या चैट को डिसेबल कर सकता है, या फिर लेट्स से वो किसी को ऐड कर सकता है, या फिर वो किसी को रिमूव कर सकता है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में भी ऑप्शन होते हैं, ग्रांट और रिवोक। अगर हम किसी को कोई परमिशन देना चाहते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ग्रांट। परमिशन छीनना चाहते हैं तो रिवोक। ओके, देन जैसे आप व्हाट्सएप अगर यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा व्हाट्सएप पर क्या होता है? डेटा का ट्रांजेक्शन होता है। कैसे होता है? मान लो आपने एक फोन, पुराना फोन यूज कर रहे थे, अब नया फोन खरीद लिया। अब आपकी इच्छा है पुराने व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस नए वाले में आ जाए, तो आप क्या करोगे? पुराने वाले व्हाट्सएप का बैकअप ले लोगे और नए वाले फोन में आके रीस्टोर कर लोगे।
ये प्रोसेस उसने डेटाबेस से ही सीखी है। डेटाबेस में डेटा सेव करने की प्रोसेस कॉल्ड बैकअप लेना और रीस्टोर करना, ठीक है। इसका एक वर्जन और होता है जो टाइम बचा तो हम जरूर देखेंगे, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। शॉर्ट में समझाता हूँ, कमिट मतलब सेव करना, रोल बैक मतलब कंट्रोल जेड यूज करना, अनडू कमांड जिसको बोलते हैं, मतलब लास्ट सेव्ड स्टेट तक वापस जाना, ठीक है। देन लास्ट वन इज डीआरएल, जिसमें सिर्फ एक वर्ड आता है सिलेक्ट, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, डेटा को रिट्राइव करने के काम आता है। मैंने सिर्फ शब्दों के नाम बताए हैं कि डेटाबेस में इतने सारे फीचर्स होते हैं, और भी होते हैं जितने आपके काम के वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि डेटाबेस इन सबसे मिलके बना है, जिनके फुल फॉर्म ये लिखे हुए हैं, और इनमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, कीवर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, वो ये सब है, ठीक है। अब ये सब चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक टूल आपको मिलने वाला है कॉलेज की तरफ से, या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, ठीक है। अगर आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्रीम वीवर नाम का टूल बताया था ना, कि एक कंपनी ने बना के रखा है, वैसे ही डेटाबेस के लिए मल्टीपल कंपनीज ने टूल्स बना के रखे हैं। एक कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो एसक्यूएल सर्वर एक ऐसा टूल है, ये वाला टूल एक ऐसा टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है। DB2 वो टूल है जो IBM ने बना के दिया हुआ है। ये वो टूल है जो ऑरेकल नाम की कंपनी ने बनाया है। और एक MySQL जो कि ओपन सोर्स टूल है, जिसको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। हम इस पे काम करने वाले हैं। देखो एक छोटी सी खासियत भी सुन लो, इसको इंस्टॉल करने के लिए समथिंग अराउंड 1 GB स्पेस चाहिए आपके कंप्यूटर में, मतलब 1 GB बहुत हेवी सॉफ्टवेयर हो गया। इसको इंस्टॉल करने के लिए मोर देन 1.5 GB चाहिए, तकरीबन 2 GB, 1.8 1.9 GB के आसपास का सेटअप जाता है, काफी हेवी सॉफ्टवेयर है। और अगर ओरेकल के लेटेस्ट वर्जन की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 4 GB का तो सॉफ्टवेयर है। कितने हेवी हेवी सॉफ्टवेयर हो गए। दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ओनली 40 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस, मतलब 40 MB में आपका काम हो जाएगा। कितना छोटा सा हो गया, कंपेयर करो ना, 1 GB दैट मीन समथिंग अराउंड 1000 MB, 1000 MB, तकरीबन 1800 से 2000 MB, 4000 MB, 40 MB, बहुत छोटा नहीं हो गया। तो हम इसको यूज करेंगे। एक तो ये लाइट वेट है, दूसरा इसमें ऑलमोस्ट वो सारे फीचर मिल जाएंगे जितने ऊपर वालों में, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बट ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और फोकट का है, और हम भारतीय लोग हैं तो हम इसी को यूज करें ना टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग करने के लिए खर्चा क्यों करें, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कोई चीज अगर फ्री में मिल सकती है तो उसके लिए पे क्यों करना, वैसा वाला एटीट्यूड रखते हुए अपन MySQL को यूज करेंगे। ये MySQL का टूल इंस्टॉल कैसे करना है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें MySQL को इंस्टॉल करने की, तो एक छोटा सा काम करना, यूट्यूब पर जाना, यहाँ पर मेरा नाम टाइप करना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा टॉप पर पंकज वाधवानी सजेशन में आ गया है। यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, ठीक है। आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस नजर आएंगे, ठीक है। इन वीडियोस को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा इसके अंदर, हाउ टू इंस्टॉल MySQL, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये रहा हाउ टू इंस्टॉल MySQL, ठीक है। इस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे MySQL इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा कि MySQL को डाउनलोड कहाँ से करना है। गॉट इट। रिपीट, यूट्यूब पर जाओ, मेरा नाम टाइप करो, एक चैनल मिलेगा, ठीक है। इस चैनल पे एक वीडियो दिया हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल MySQL एंड SQL योग। SQL योग की बात हम लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो। हमारा टारगेट SQL पढ़ना है, SQL योग नहीं, ये एक टूल होता है एक्चुअली, ठीक है। सो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस टूल को डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कि ये MySQL की सेटअप फाइल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे, आपको कंप्लीट वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये वाला बॉक्स आएगा, फिर फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो मिलेगी, उसमें स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा समझाया हुआ है कि MySQL का टूल इंस्टॉल कैसे करना है। गॉट इट। पासवर्ड वगैरह क्या डालना है, क्यों पासवर्ड यही वाला डाल रहे हैं, सारी स्टेप्स मैंने करके रखी हुई हैं। यहां तक आते आते आपका MySQL इंस्टॉल हो चुका होगा। आपके काम का वीडियो इतना ही है जितना सामने दिख रहा है, तकरीबन 2 मिनट 32 सेकंड का, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यूज करना सिखाया, जो कि मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर हम लाइव सीखें इस चीज को तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना, अभी वापस से वीडियो पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये वीडियो बहुत लिमिटेड बना हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है मैंने, इसमें पढ़ाया कुछ भी नहीं है। ओके, सो इसको अपन बंद करते हैं जो सामने दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट में रिपीट में सुन लो। हम सबसे पहले यूट्यूब पे गए, वहां पर नाम टाइप किया, एक चैनल मिला, चैनल में एक वीडियो मिला, हाउ टू इंस्टॉल MySQL। जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, दैट हाउ टू इंस्टॉल इट एंड फ्रॉम वेयर
इट कैन बी डाउनलोडेड। ओके, ये मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट मी फिनिश दिस। ओके, यहाँ पर अगर अपन आते हैं और मान लेते हैं कि अगर अपन ने MySQL इंस्टॉल कर लिया है, मान लेता हूं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया, मान लेता हूं कि आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, मान लेता हूं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर मात्र 37 MB का है। ठीक है, एक बार ओपन करके दिखा भी दिया जाए आपको सॉफ्टवेयर ड्राइव के अंदर। हियर इट इज MySQL। आप देख सकते हो इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाकर के ये तकरीबन 37.6 MB 37.6 MB दिखा रहा है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, इसको इंस्टॉल कर लेना बहुत ही लाइट वेट होता है। इसको यूज करने के लिए SQL योग भी मतलब डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, बट अभी स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट में देखते हैं, अगर टाइम बचा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे भी हम SQL पढ़ रहे हैं ना, टूल थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको यूज कैसे करना है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली विंडोज होगा, विंडोज 10 होगा तो यहाँ पे स्टार्ट मिलेगा, या विंडोज 7 होगा तो यहाँ स्टार्ट मिलेगा। स्टार्ट पे क्लिक करना एंड जस्ट टाइप MySQL। ठीक है, अगर आपने सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक MySQL कमांड लाइन क्लाइंट दिखाई देगा, एक ब्लैक कलर का विंडो। ठीक है, आप इस पे ओपन करना, आपको एक विंडो दिखाई देगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी। मेरी थोड़ी सी ग्रेइश टाइप दिख रही है, एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से कलर्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मैं मोस्टली प्रोजेक्टर स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ब्लैक के ऊपर व्हाइट देखना अजीब सा दिखता है। ठीक है, चलो खैर, एक ने बोला है डाउनलोड किया बट एक्सटेंशन जार फाइल में। बेटा पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वहां पर 3 फाइल या 2 फाइल डाउनलोड हुई होगी, एक फोल्डर दिया हुआ है, फोल्डर वगैरह ओपन करके काम करना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से पूरा ये खत्म हो जाए सेशन, उसके बाद डाउनलोड वगैरह कर लेना। पूरा वीडियो प्रॉपर समझाया हुआ है मैंने कैसे क्या करना है। दैट इज नॉट द डाउनलोडेड जार फाइल। ओके, जार फाइल के अलावा भी कुछ है उसके अंदर, आप पहले वो देखिएगा। ठीक है, चलो खैर, अगर हम बात करें यहाँ पर पासवर्ड की, तो इसके अंदर पासवर्ड जो है वो है रूट, ROOT, रूट। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप ध्यान से देखिए मैं MySQL के अंदर आ चुका हूं। ठीक है, सो इस रूट वर्ड को लिखने के बाद ही मैं इधर आया। क्यों? क्योंकि जब मैंने सेटअप इंस्टॉल किया था तो सेटअप इंस्टॉल करते टाइम मैंने एक पासवर्ड सेट किया था कि इसका पासवर्ड क्या होगा, रूट। रूट मतलब ये वाला रूट, ROOT, रूट, ये मेरा पासवर्ड था। ठीक है, आप लोग भी यही सेट कर लेना, चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, बट ये करोगे तो बेनिफिट्स रहेंगे। क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसके लिए एक बार वीडियो देख लेना आप। ठीक है, चलो खैर, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। अगर हम बात करें फिर से इसके आगे वाले वर्जन की, तो यहाँ पर हम क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन होता है क्वेरी होती क्या है? क्वेरी मतलब एक इंग्लिश में लिखा हुआ स्टेटमेंट जो डेटाबेस की लैंग्वेज फॉलो करता है। आई रिपीट, क्वेरी मतलब डेटाबेस की लैंग्वेज फॉलो करने वाला एक सिंटेक्स, दैट्स इट, है ना, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो जब भी आप किसी डेटाबेस में जाओ तो सबसे पहले एक कमांड चला लो, शो डेटाबेसेस। ठीक है, आप इसको कैपिटल या स्मॉल में कैसा भी लिख सकते हो। जहां पर आपकी क्वेरी खत्म होगी आपको वहां पर सेमी कॉलन लगाना रहेगा। सेमी कॉलन क्या होता है? जैसे अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप होता है, ठीक है, वैसे ही प्रोग्रामिंग की भाषा में सेमी कॉलन होता है। ठीक है, सेमी कॉलन मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का काम यहाँ पर खत्म। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पर इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप ही के सामने देखो कॉपी कर रहा हूँ। ये इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये नोटपैड फाइल शेयर करने वाला हूँ। इतनी सारी क्वेरीज रहेंगी यहाँ पर, तो वो आप लिख नहीं पाओगे इतनी जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ पर जो भी लिखते जाऊंगा बस यहाँ पे लिख के और यहाँ रन करके दिखा दूंगा। आप सामने देखो, मैंने यहाँ लिखा शो डेटाबेसेस और एंटर किया। अगर आप पहली बार डेटाबेस चला रहे हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ओके, आई थिंक मैंने वीडियो बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से चालू कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, हियर वी गो। ओके, यहाँ पर इस वीडियो को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो देखो, इसमें जब पहली बार मैंने चलाया ना इस पर्टिकुलर को, तो इतने सारे डेटाबेस के नाम नहीं दिखाएगा। देखो मैंने पहली कमांड इसमें चला के दिखाई है आपको, शो डेटाबेसेस। अगर आप शो डेटाबेसेस चलाओगे तो आपको सिर्फ 3 डेटाबेसेस के नाम दिखाई देंगे, जिसमें से एक पहला नाम दिख रहा है इंफॉर्मेशन स्कीमा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन स्कीमा? ये डेटाबेस के बारे में। MySQL, ये इसका खुद का डेटाबेस है। एंड टेस्ट, ये कुछ बना के रखा है इसने। ठीक है, सिर्फ ये 3 डेटाबेस दिखाई देंगे आपको, बाकी नहीं दिखाई देंगे। पर क्योंकि मैं मल्टीपल क्लासेस लेता रहता हूं तो मैं कुछ अजीब अजीब से नाम रख करके यहाँ पर लिखता रहता हूँ। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन स्कीमा दिखाई दे रहा है, MySQL दिखाई दे रहा है, टेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी चीजें रखी हुई हैं जो कि मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए बनाई है। लाइक IST में भी मैंने 2 सेशन लिए थे, तो IST1, IST2, इस वाले लैपटॉप से मैंने सिर्फ 2 ही सेशन लिए IST में। तो दोनों के यहाँ पर डेटाबेस बने हुए हैं। जनरली मैं डेटाबेस का नाम शॉर्ट में DB रख देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 से गिनती स्टार्ट हुई होगी, 1 2 3 4 18 19 20 21 22 ऐसा पहुंच गया यहाँ तक। ठीक है, मैं इस टाइप से काम करना प्रेफर करता हूँ, तो मेरे इसमें मल्टीपल डेटाबेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपके डेस्कटॉप पे सिर्फ आपको 2 ही दिखाई देंगे। ठीक है, चलो क्या, लेट्स कंटिन्यू। अब शो डेटाबेसेस तो हमने कर लिया, अब ना हमें खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए कमांड होती है जिसका नाम भी होता है क्रिएट। ओके, सो आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा क्रिएट डेटाबेस
ओके, डेटाबेसेस नहीं लिखना, क्रिएट डेटाबेस। लेट्स से मैं इसका नाम लिख देता हूं LNW। व्हाट इज LNW? लर्न एंड विन। ठीक है, आपके जो चल रहा है, इवेंट चल रहा है लर्न एंड विन, उसके लिए मैंने LNW नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करने का सोचा, लर्न एंड विन। ठीक है, सो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर को कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा तो ये मुझे बताएगा क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब आपकी क्वेरी ठीक है और एक रो अफेक्ट हुई है। क्वेश्चन आता है कौन सी रो अफेक्ट हुई है, बताओ पहले यहाँ पर कितनी रो थी, तो ये काउंट बता रहा है 14। लेकिन अब अगर मैं इसको बोलूं शो डेटाबेसेस, तो अब मुझे कितनी बता रहा है बेटा, 15। 15 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री बढ़ गई। आप ध्यान से देखो, ये LNW नाम का डेटाबेस बन चुका है। ओके, आई होप इतना समझ में आया। जल्दी बोलो, करें कंटिन्यू। डेटाबेस बन चुका है हमारा, इसके आगे की बात अब मैं करना स्टार्ट करूंगा। डेटाबेस बनाना इज जस्ट लाइक अ फोल्डर बनाना। ठीक है, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो अब अगर किसी ने थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया होगा तो उसको क्वेरीज अगर वर्ड पता होगा तो वो इजीली समझते जाएगा, है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो, डेटाबेस बनाना है जस्ट लाइक अ फोल्डर बनाना। जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया, तो ये बन गया फोल्डर। क्या मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर पे, एक सेकेंड, एक ने पूछा है लर्न एंड विन की सारी वीडियोस IST चैनल पर मिल जाएगी। हाँ बेटा मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेट किया है। हाँ बेटा बिल्कुल वैसा ही। आप ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ MySQL टाइप किया तो क्या बोल रहा है, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। यहाँ कमांड वर्ड आया ना, हाँ ये कमांड्स के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, वापस से आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस के लिए फोल्डर बनाया। ऐसा इमेजिन करो, ये डेटाबेस मैंने इसको राइट क्लिक करके क्रिएट किया, तो क्या मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया क्या? यस और नो? मैंने इसको क्रिएट किया तो क्या मैं फोल्डर के अंदर आ गया क्या, कि फोल्डर के बाहर खड़ा हूं अभी? अंदर हूं? यस और नो? रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ओके, वैसे आंसर कर दिया कुछ बच्चों ने कि अगर हम बात करें इस फोल्डर की, है ना, तो इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। अभी मैं उस फोल्डर के अंदर आया नहीं हूँ, जस्ट क्रिएट करके बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबका आंसर आ गया। तो अगर हमें उसके अंदर जाना है तो हमें उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा ना। डेटाबेस में अंदर जाने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ती है, यूज। कौन सी कमांड? यूज, कि हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। किसको यूज करना चाह रहे हैं? LNW को। ठीक है, तो अगर मैं ये कमांड लिख के वहां पर कॉपी पेस्ट करता हूं तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा। देखो मैंने लिखा यूज LNW और मैसेज आया डेटाबेस चेंज्ड। मतलब मैं कौन से डेटाबेस के अंदर पहुंच चुका हूं? डायरेक्टली LNW के अंदर पहुंच चुका हूं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, बेटा वीडियो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आंसर किए जा चुके हैं, आप वही क्वेश्चन रिपीट में पूछ रहे हो। MySQL का पासवर्ड रूट रहता है। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पर डेटाबेस चेंज हो चुका है। डेटाबेस चेंज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, खुद की टेबल बनाने वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको, कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेंगी, टेबल्स बनानी पड़ेंगी ना। तो अपन टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे डेटाबेस बनाने के लिए मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा था, वैसे ही टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। है ना, बड़ा सिंपल सा कमांड है। देखो जैसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो आप समझते जाओ, क्रिएट डेटाबेस मतलब डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट टेबल मतलब टेबल बना रहे हैं। चलो ठीक है, अपन टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट। है ना, क्योंकि आप सब लोगों के लिए मैं डेटाबेस बना रहा हूं तो मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट कर दी, कि लर्न एंड विन के अंदर अपन एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टूडेंट। ओके, चलो ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट की, तो इस पर्टिकुलर कमांड को सिर्फ इतना सा लिख के नहीं चला सकते, क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं ना तो टेबल, अच्छा एक बात बताओ, वर्डपैड थोड़ी देर पहले चलाया था, तो अगर मैं यहाँ खाली टेबल पे क्लिक कर दूं तो क्या टेबल बन जाएगी क्या? नहीं ना, मुझे बताना पड़ेगा मुझे कितनी रो बनानी है, कितने कॉलम बनाने, ऐसे बताना पड़ेगा ना इसको। अगर मैं ना बताऊं तो मेरा काम थोड़ी ना होगा। तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ऐसा लिखने के बाद हमें स्पेस देके या बिना स्पेस के ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेंगे कॉलम के नाम। ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले आपका आईडी लिखना चाह रहा हूं तो मैंने इसका नाम रख दिया STID। स्टूडेंट आईडी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, STID। ओके, देन अगेन अनदर रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं, कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, STID, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के तौर पे। क्वेश्चन आता है सर अपन पूरा नहीं लिख सकते क्या स्टूडेंट आईडी? आप लिख सकते हो, लेकिन कॉलम का नाम छोटा लिखो, पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैंने STID कर दिया है। क्वेश्चन आता है सर ऐसा स्पेस दे सकते हैं क्या बीच में? नहीं बेटा, आप स्पेस नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर लगा
तो अच्छा रहेगा, स्पेस नहीं दे सकते। फिर भी स्पेस देने का ज्यादा भूत सवार है तो फिर आपको ऐसा वियर्ड तरीके से सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा, है ना, इसको बताने के लिए कि ये पूरा एक नाम है। तो इतना डिफिकल्ट क्यों बनाए, STID लिखते हैं ना। अच्छा मान लेते हैं आपका जो आईडी है ना वो कॉलेज वालों ने प्रोवाइड किया है 1 2 3 4 5, जिस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ होगा। और मेरा ये सोचना है रजिस्ट्रेशन नंबर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। अब ये न्यूमेरिकल टाइप समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शब्द बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द होता है डेटा टाइप। क्या होता है, डेटा टाइप। हम सिर्फ 3 4 टाइप का डेटा डिस्कस करेंगे। देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें डॉट नहीं आता, ऐसे नंबर्स को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है इंट। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डॉट आता है, अब देखते जाओ। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोट या फिर डबल। ठीक है, कब फ्लोट बोलेंगे कब डबल वो छोड़ दो, आप फ्लोट बोलो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, मैं डबल जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा। ऐसा समझो छोटे नंबर्स के लिए फ्लोट, बड़े नंबर्स के लिए डबल। ठीक है, ये सब बात का टॉपिक है ना। एक और है, जैसे मान लो मेरा नाम, ठीक है, अब ये नाम ना तो न्यूमेरिकल है, ना फ्लोट में है, ना डबल में, ना इंट में, तो इसे या तो कैर कहा जाएगा या वैरकेर कहा जाएगा। डेटाबेस इसको यूज करता है। क्वेश्चन आता है सर इसको क्यों यूज करता है, तो बहुत सिंपल समझो। क्या आपको ये कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स मतलब जो भी कीबोर्ड पे अवेलेबल बटन है जिसको टाइप कर सकते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कैर और वैरकेर एक ही कैटेगरी के दो कंपोनेंट है। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी कंपोनेंट को साइज देते हैं, जैसे मान लो मैंने एक नेम नाम का कॉलम बनाया और उसको बोला कि भाई तू कैरेक्टर टाइप का है और तू मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, तो ये क्या करेगा, 20 कैरेक्टर के लिए स्टोरेज बना के रखेगा। ठीक है, समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके आगे मैंने ऐसा लिखा, तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि भैया यहाँ पे 20 साइज का एक मेमोरी एलोकेट करो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ से एक ऑप्शन गायब हो गया है, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा मैं समझाने के लिए 10 का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर टेबल बड़ी बनाने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे, वैसे मैं 20 साइज की टेबल लेकर के काम करने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और कॉलम ऐड कर सकता हूँ, है ना, इसके अंदर इंसर्ट जाके इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट या इंसर्ट कॉलम टू राइट करके मैं इसे कॉलम ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बट अभी मैं एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ। आप काम की चीज सुनो, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा होता, कैसा, 10, तो नेम के लिए 10 कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन हुआ होता। मान लो मैं इसमें अपना नेम लिख रहा हूँ PANKAJ। ठीक है, पर 4 जो बच गए ना बेटा ये वेस्ट हो रहे होंगे, 1 2 3 4 वेस्ट हो रहे होंगे। क्यों, मैंने 10 साइज का नाम लिया था कि 10 साइज का स्टोरेज चाहिए मुझे। इमेजिन करो आपको मार्केट जाके एक बकेट लेके आना है, एक पानी के लिए बाल्टी लेके आना है। ठीक है, आप लेके आए 10 लीटर की पानी की बाल्टी। ठीक है, और उसमें हर बार जो पानी भर रहे हो तकरीबन 6 लीटर के आसपास ही है, तो बची हुई स्पेस का पैसा तो वेस्ट हुआ ना, आपने खर्चा तो पूरे के लिए किया था। लेकिन ये अगर आप बचाना चाहते हो तो सोचो आप एक ऐसी बकेट लेके आए जिसका साइज फिक्स नहीं है, उसका नाम है वैरकेर। वैरकेर कितना इंटेलिजेंट है कि ये पहली बार में 10 की मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर मैंने इसमें नाम दिया पंकज तो ये बचे हुए 4 को डिलीट कर देगा ताकि ये मेमोरी किसी और के काम आ सके। अगर मैंने इसमें पंकज की जगह एक नाम लिखा होता, लेट से राम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट से मैंने एक नाम लिखा राम। ठीक है, तो राम में तो 3 ही कैरेक्टर हैं, तो ये जो बच गए सारे के सारे ये उनको डिलीट कर देगा ताकि मेमोरी किसी और के काम आ सके। तो समझ में आ रहा है, कंप्यूटर में अगर कोई आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसका काम खत्म हो गया तो वो फ्री हो जाती है। ओके, और वो फ्री करने के लिए सिस्टम कैर की जगह क्या बोलता है, क्या यूज करो, वैर कैर। कैर मतलब फिक्स साइज की बकेट, वैर कैर मतलब वेरिएबल साइज की बकेट। वैर मतलब वेरिएबल, कैर मतलब कैरेक्टर, तो ये वेरिएबल साइज का कैरेक्टर होता है। तो जब भी हम यहाँ पर कभी भी क्वेरी लिखते हैं तो हर कॉलम को उसका टाइप बताना पड़ता है। आई रिपीट, जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो उसको हर किसी को टाइप बताना पड़ता है ना। तो मैंने लिखा STID इंट, इसका मतलब है स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, कॉमा ST नेम, गेस करो किस टाइप का होगा जल्दी। वेरी गुड। एक ने पूछा है नाम बड़ा हो और बॉक्स कम हो तो क्या करेंगे, तो बेटा उस केस में एरर आ जाएगी, वो बोलेगा पहले नेम का साइज बढ़ाओ। चलो मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है कि यहाँ पर या तो कैर आएगा या फिर वेर केयर आएगा। मैं क्या प्रेफर करूंगा बेटा, वेर केयर। क्यों वेर केयर, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो ठीक।
यहाँ पर अगर हम वैरकेर के आगे 20 लिख दे तो एसटी नेम में वैरकेर 20 का मतलब है ये मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का नाम सपोर्ट करेगा। अगर आपने इसको ऐसा नाम दे दिया जिसमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा है तो उस केस में ये एरर दे देगा। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। अब इसके बाद लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। लेट्स से आपके 12th के मार्क्स जो है वो यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, कायदे से इसको फ्लोट टाइप का लिखना चाहिए, कायदे से। ठीक है, फ्लोट, क्योंकि आपके मार्क्स जो है लेट्स से 81.5%, 90 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट। ठीक है, पर ना फ्लोट लिखने से एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो मैं अभी जानबूझ के इसको इंट रख रहा हूँ। नो डाउट इंट रखना सही नहीं है, पर मैं इंट रख रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में कुछ समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, चलो ठीक। एक ने पूछा है डिफॉल्ट वैल्यू फॉर वेरकेर। नहीं बेटा, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होती, नल बोलते हैं उसको। नल क्या होता है लास्ट में बताऊंगा। ओके, देन लेट्स से अब लिख रहा हूं मैं एसटी सिटी, मतलब स्टूडेंट की सिटी, आप कौन सी सिटी की हो। सिटी अगेन एक नाम होगा तो वेरकेर ऑफ 20। ठीक है, क्या ये छोटा सा मतलब फंडा समझ में आया। हम एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर 4 कॉलम होंगे। पहले का नाम एस टी आई डी होगा, आप चाहो तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ, लेकिन एस टी आई डी पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। फिर एस टी नेम, फिर एस टी मार्क्स, फिर एस टी सिटी। ठीक है, जो आईडी है वो इंटीजर टाइप का रख दिया, जो नाम है वो वेरकेर टाइप का रख दिया। परसेंटेज जानबूझ के आपके इंट टाइप के रखें, जो कि सही तो नहीं है, यहाँ फ्लोट लिखना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैंने सब कुछ पहली बार में सही बना दिया तो फ्यूचर में ये कैसे बताऊंगा कि किसी कॉलम में गलती हो जाए तो उसको सही कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अभी बताया था ना कि मान लो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें कमांड होती है ऑल्टर, किसी पर्टिकुलर का नाम चेंज करना हो या कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो कुछ सही करवाने के लिए पहले गलती तो करना पड़ेगी ना। तो मार्क्स को मैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेली क्या मान लेता हूँ कि वो इंटीजर टाइप का है, बाद में इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन एक और कौन है, एस टी सी टी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं और अगर मेरे सिस्टम को इस क्वेरी में कोई गलती नहीं नजर आती है तो मेरा सिस्टम क्या करेगा इस केस में, वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट, जिसमें 4 कॉलम होंगे। हालांकि अभी मैंने इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं डाला है तो ये बोल रहा है 0 रोज अफेक्टेड, क्योंकि अभी सिर्फ टेबल बनी है, टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं आया है ना, तो ये 0 रोज अफेक्टेड बोल रहा है। लेकिन पहला मैसेज लिखा गया है क्वेरी ओके, मतलब मैंने जो कोड लिखा ना वो सिस्टम को सही लगाया तो उसने चला दिया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो वाकई में टेबल बनी कि नहीं तो एक कमांड होती है शो टेबल्स। मैंने जानबूझ के इसको स्मॉल लेटर में लिखा है ताकि आपको मैं बता पाऊं कि आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से तो बता रहा है, टेबल्स इन LNW लर्न एंड विन डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल बनी हुई है बेटा, स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई है। ठीक है, आई होप लॉजिक वाइज समझ में आया होगा कि हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है। अब अगला काम क्या है, देखो अगर मैं इस वर्डपैड की बात करूं तो जब मैंने क्लास चालू करी थी, पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वर्डपैड ओपन किया था, मतलब डेटाबेस ओपन कर लिया। डेटाबेस में आके सबसे पहले यहाँ से टेबल बनाई थी और फिर टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप किया ना अपन ने। सो सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ी, फिर उसके बाद टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया है ना। यही काम मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले टेबल क्रिएट कर दी। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे इंसर्ट। कौन सी कमांड, इंसर्ट। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, टेबल क्रिएट हो गई, अब रिकॉर्ड रखना है तो रिकॉर्ड मतलब डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के साथ हमेशा एक और वर्ड लिखना पड़ता है जिसका नाम होता है इनटू। जब भी इंसर्ट लिखेंगे ना तो इंसर्ट के साथ एक और वर्ड कौन सा लिखना पड़ेगा अपने को, इनटू। इंसर्ट इनटू, इसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम। कोई बताएगा टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, है ना। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके बाद एक फिक्स कीवर्ड है वैल्यूज। ठीक है, ये पूरी क्वेरी खत्म होते ही मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। लेट सपोज, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, एक ने पूछा है मार्क्स में साइज नहीं दिया। हाँ बेटा, एक्चुअल में इंटीजर को साइज नहीं देना पड़ता है, इंटीजर की खुद की एक रेंज होती है, वहां तक का डेटा रख लेता है। फॉर अ रेफरेंस, इंटीजर वेरिएबल ये नंबर तक स्टोर कर सकता है, 2147483647, that means 214 करोड़ 74,83,647। और ये नंबर समझने के लिए कि ये नंबर कहां से आया, इसके लिए आपको एटलीस्ट या तो सी आना चाहिए या C++ आना चाहिए या जावा आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती होगी तो आप इस नंबर को पहले से पहचानते होगे कि हाँ एक रेंज नाम का वर्ड होता है इंटीजर के साथ। ठीक है, कि अगर हमने इंट लिखा है तो उसको पता है उसको कहां तक का डेटा स्टोर करना है। गॉट इट। सो वापस से आते हैं, अगर हम बात करें वैल्यूज की तो सबसे पहले मुझे क्या किसकी एंट्री करना है, स्टूडेंट आईडी की। मान लेते हैं आप में सबसे पहले स्टूडेंट को आईडी मिला 1। ठीक है, ये 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए डायरेक्टली लिखेंगे। देन आप में से किसी भी एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, चलो पहले एक रैंडम नाम ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से राम शर्मा। ठीक है, तो ये राम शर्मा में स्पेस आ रही है ना बेटा, तो सिस्टम ये बोलता है जब भी कोई नाम लिख रहे हो या ऐसा कोई भी डेटा लिख रहे हो जो वैरकेर है,
ठीक है, मान लो यहाँ सिटी की जगह स्टेट लिखा होता और यहाँ लिखते हैं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या ऐसा कुछ भी, तो बीच में स्पेस आता ना, सिस्टम बोलता है जिस चीज में स्पेस आ सकता है दैट मीन्स वेयर केयर, उसको आप सिंगल कोट्स में लिखो ताकि सिस्टम पहचान पाए कि ये पूरा एक ही नाम है। लाइक राम शर्मा एक ही पर्सन का नाम है ना, दो अलग अलग लोगों के नाम तो है नहीं, तो आपको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के बताना पड़ेगा। चाहे आप सिर्फ राम लिख रहे हो तो भी आपको सिंगल कोड में लिख के बताना पड़ेगा। इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूं, जब भी आप वैरकेर टाइप का कोई डेटा यूजर से लोगे, जिसे टेक्निकल भाषा में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कहा जाता है, जब भी कैरेक्टर्स इनपुट में लोगे तो आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। इंटीजर को सिंगल कोड में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक नंबर है 100, इसमें कभी स्पेस आएगी क्या? 1000, इसमें कभी स्पेस आएगी क्या? 10,000 या 1 लाख, इसमें कभी स्पेस आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं खुद का नाम लिख रहा हूँ, लेट्स से पंकज स्पेस वाधवानी, ठीक है, तो बीच में स्पेस आई क्या? हाँ बिल्कुल आई। तो नाम में स्पेस आ सकती है, हो सकता है आपका नाम 2 की जगह 3 वर्ड्स का हो, लेट्स से पंकज वाधवानी की जगह पंकज कुमार वाधवानी होता, लेट्स से, है ना, बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने नाम में। या फिर जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, या फिर चलो ठीक है एक एक्टर का नाम लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये 3 वर्ड हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इनके बीच में स्पेसेस आ रही है ना, तो जहां पर स्पेस आ रही होती है उसको सिंगल कोड में लिखना कंपलसरी हो जाता है। मतलब वैरकेर में सिंगल कोड लगाना कंपलसरी है, इंटीजर में लगाओ या ना लगाओ आपकी इच्छा, ठीक है। मतलब ये वाले 1 को अगर मैं सिंगल कोट्स में लिखता तो भी ठीक था, नहीं लिखूं तो भी ठीक है, चलेगा, है ना। चलो ठीक है, तो 1 राम, कॉमा करके मार्क्स लिखने, लेट से राम के 80% बने हैं, ठीक है, कॉमा। अच्छा यहाँ परसेंटेज का साइन मत लगा देना, है ना, ये नंबर थोड़ी है, परसेंट कोई नंबर थोड़ी होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी सिटी लिख देता हूं मैं इंदौर, क्योंकि इंदौर एक वेरकेयर है तो मैंने इसको लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्या ये लाइन समझ में आई बेटा आपको? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हम इंसर्ट कर रहे हैं किसमें? स्टूडेंट में। क्या वैल्यूज? कौन सी? ये 4, ठीक है। समझ में आया? अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो पढ़ने में कंफर्टेबल लग ही रहा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं जो आपके सामने लिखा है और यहां पर ला करके पेस्ट कर देता हूं। आप ध्यान से देखो, लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज दिस। अगर मैं एंटर करता हूं तो ये बोलेगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो पहुंच गई मेरे डेटाबेस की टेबल में, ठीक है। अब अगला इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। फिर से लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। मान लो सेकंड नंबर पे जिस पर्सन ने रजिस्टर किया उसका नाम लिख देते हैं अपन, लेट्स से रुचि, ठीक है। इसके मार्क्स डाल देते हैं अपन, गर्ल है तो कम से कम 90, है ना, लड़कियों के परसेंटेज कुछ ज्यादा ही बनते हैं वैसे, ठीक है। ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो इस पर्टिकुलर जैसा मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्या मैं बार बार एक एक क्वेरी लिखते बैठूंगा क्या? नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये जहां पर इसका क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म हो रहा है ना, वहां कॉमा लगाओ और एक और ब्रैकेट लगा के उसके अंदर नया रिकॉर्ड डाल दो, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया ऐसा, ठीक है। मान लो थर्ड नंबर पे किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर आके एंट्री की, ठीक है। जैसे मुझे एक नाम दिख रहा है अंकिता, ठीक है, इसके 91 कर देते हैं, ठीक है, और इसको सिटी दे देते हैं भोपाल, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक रिकॉर्ड और एंटर करना है तो मैंने एक और बार कॉपी पेस्ट कर दिया। हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 रिकॉर्ड बहुत है, एक बार में पहले 2 चला के दिखा दूं, ऐसे 3 4 5 6 10,000 कितने भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो यार, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। आप एंटर करते से देखो क्या बता रहा है, क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, 2 रिकॉर्ड्स डाले हैं, डुप्लीकेट नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, मतलब मेरे रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही सलामत पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एक थर्ड पर्सन यहाँ पर आया, थर्ड नहीं फोर्थ पर्सन यहाँ पर आया, जिसके लिए मुझे क्वेरी इस टाइप से चलानी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस टाइप से चलानी है कि इसका ID 4 है, ठीक है, इसका नाम है राज, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें सारे वैलिड एंट्री कर देते हैं, है ना। इसको वापस से लेट्स से कोई सिटी चेंज कर देते हैं, भोपाल कर देते हैं, ठीक है। कि ये राज नाम का पर्सन है, इसका एक नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक बार और रिकॉर्ड डाल दूं, एक्चुअली कुछ एक रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे मुझे, रीजन क्या है, मुझे चला के दिखाना पड़ेगा ना कौन सा टेबल कैसे काम कर रहा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कैसे निकालेंगे, गूगल कैसे काम करता है, अपना जो जीमेल है वो कैसे काम करता है, कंपैरिजन कर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी डेटाबेस से फैमिलियर हो, ठीक है, मतलब कभी लाइफ में पढ़ा है, तो जनरली फॉरेन बुक्स मिलती हैं, फॉरेन राइटर्स की बुक मिलती है, तो एक कॉमन नेम देखने को मिलता है जॉन, ठीक है। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्या अंग्रेज नहीं है, और अंग्रेजों ने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया है, तो मेरे को थोड़ी पर्सनल चिढ़ है, ठीक है, तो मैं इनकी बेइज्जती करते रहता हूँ, ओके, मतलब जब मौका मिले मैं उड़ा देता हूँ इनकी, ठीक है। मान लो मैं जॉन को परसेंटेज देना ही नहीं चाहता,
ठीक है, मान लो, ठीक है, कि 5वें नंबर पे जॉन ने रजिस्ट्रेशन किया और इसने एग्जाम ही नहीं दिए, है ना, या ये बता ही नहीं पा रहा है कि इसके कितने परसेंटेज है, तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 4, लेकिन रिकॉर्ड है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करें? अब अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, क्योंकि आप 4 कॉलम में 3 रिकॉर्ड दे रहे हो, तो ये बोलेगा कॉलम काउंट तो मैच ही नहीं हो रहा है आपका, कैसे क्या कर रहे हो? देखो, कॉलम काउंट डज नॉट मैच दी वैल्यू काउंट एट रो 1। लास्ट में रो 1 छोड़ दो, क्या बोल रहा है? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। वैल्यू का काउंट कितना है? 1 2 3, और कॉलम का काउंट कितना था? 4, तो कैसे मैच करेगा? ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमें सिस्टम को बोलना है, देख भाई हमारे पास नहीं है इसके मार्क्स, देखो तो एंट्री करना पड़ेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहां पर, या तो हम लिखेंगे नल, ठीक है, मतलब नथिंग। कुछ लोग बोलेंगे सर जीरो डाल दो ना, भाई जीरो पे वो फेल हो जाएगा, हो सकता है वो फेल ना हुआ, उसके पास मार्क्स अभी अवेलेबल ना हो, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी हो, समझो इस बात को। ठीक है, तो नल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे नथिंग से रिप्लेस किया जाता है। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या आप जानते हो सिस्टम कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है? एनीवन? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है? वेरी गुड, बाइनरी, 0 और 1 वाली लैंग्वेज। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन, सिस्टम बाइनरी पे ही क्यों काम करता है? कभी सोचा क्या आपने कि सिस्टम को हिंदी या इंग्लिश क्यों नहीं सिखा दी गई, बाइनरी ही क्यों सिखाया? कोई तो कारण होगा ना बेटा। तो ध्यान से सुनो, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी है। जैसे मेरे सिस्टम पे अगर 1 TB की मेमोरी है, 1 TB, ठीक है, शायद सुना होगा टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसे, ठीक है। एक ने बोला है कि वो 0 और 1 को ही समझता है। हाँ बिल्कुल, अरे 0 1 ही क्यों समझता है, कोई तो कारण होगा। चलो ठीक है, चलो डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैं 2 मिनट बाद उस पर आता हूँ। ओके, आपने मेमोरी की यूनिट सुन के रखी है? कौन सी? पढ़ो इधर, आपको 2 3 ही याद होंगी, है ना। सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना। सो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, यहाँ दिखाई नहीं रहा है। चलो इमेजेस में चलते हैं, इमेजेस में दिखते हैं, कहीं तो दिखाएगा। ये रहा, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। एक सेकंड, है ना, सबसे छोटी यूनिट बिट। उसके बाद 8 बिट मिलके बनाते हैं 1 बाइट, है ना। फिर 1025 बाइट, 204 बाइट से मिलता है 1 किलोबाइट। ऐसे ही 1024 KB इज 1 मेगाबाइट। MB से बनता है जीबी, जीबी से बनता है टेराबाइट, टेराबाइट से बनता है पेटाबाइट, पेटाबाइट से बनता है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बनता है जेटाबाइट। कभी सुनी थी इतनी सारी तुमने? योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, ऐसे? आई डोंट थिंक सुनी होगी। सारी सुन के रखी होता तो ऐसा तो रेयरली होता है। ठीक है, अच्छा ये यूनिट कभी सुनी है क्या तुमने, जेटाबाइट? किसी को याद है ये यूनिट कहीं सुनने में आई हो तुमको? रियल लाइफ में कहीं, या रियल लाइफ में कहीं, या कभी भी ऐसी टाइम पड़ा हो, मतलब कभी जेटाबाइट सुनने को आ गया हो? फेसबुक पे? नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, तुम विदेश की बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं, रजनीकांत की एक मूवी थी रोबोट, आई होप सबने देख के रखी है। उसमें एक कैरेक्टर है चिट्टी, है ना, द रोबोट, ये रहा। ठीक है, नहीं 2.0 नहीं, पुरानी वाली, है ना। इस चिट्टी द रोबोट को सर्च करो और इसका इंट्रोडक्शन सुनो। तो ये बोलता है, हेलो आई एम चिट्टी, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 जेटाबाइट। ठीक है, ऐसा कुछ बोलता ही इंट्रोडक्शन में, सुनना। ठीक है, क्वेश्चन आता है मैं इसकी बात कर क्यों रहा हूँ मूर्ख आदमी की, है ना। क्योंकि ये इंटेलिजेंट सिस्टम था, डेटाबेस से जो बना है। ठीक है, बताऊंगा क्या है इसका डेटाबेस से कनेक्शन। पर मुझे कहीं से तो ये पता चला कि 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ऐसी 8 बिट्स मिल जाएं तो बन जाता है 1 बाइट। अगर ऐसे 1024 बाइट्स मिल जाएं तो बन जाता है 1 किलोबाइट। ऐसे ही मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सोचो मेरे कंप्यूटर में सबसे पहले, अगर मेरे सिस्टम में 1 TB की मेमोरी, हालांकि बहुत ज्यादा है 1 TB से मेरे सिस्टम में, बट स्टिल अगर मैं 1 TB की मेमोरी बात करूं, है ना, तो वो टीबी को जीबी में, जीबी को एमबी में, एमबी को केबी में कन्वर्ट करते आओ, तो कितनी सारी बिट्स बन जाएंगी। ओके, मतलब कितनी सारी बिट्स होंगी। तो आप इस एग्जांपल को ऐसे समझो कि यहां पर ये है 1 बाइट, अगर एक ब्लॉक 1 बिट का है, ये अगर 1 बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 1 बाइट। अगर मैं इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर दूं, है ना, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड,
इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं तो ये हो गया 2 बाइट। अगर एक और बार कॉपी पेस्ट कर दूं तो 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, ऐसा 1024 टाइम ऐसा पेस्ट कर दो तो ये बनेगा 1 किलोबाइट। ठीक है। नाउ आवर सिस्टम इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से काम करेगा। इस बिट में या तो करंट होगा या फिर करंट नहीं होगा। अगर करंट होगा तो इसे कहा जाएगा ऑन बिट और इसकी वैल्यू मान ली जाएगी 1। और अगर करंट नहीं होगा तो इसे कहा जाएगा ऑफ बिट और इसकी वैल्यू मान ली जाएगी 0। ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आपके घर पे ट्यूबलाइट है, या तो वो जल रही होगी या फिर वो नहीं जल रही होगी। इसके अलावा क्या केस बनेगा तुम बताओ जरा। मतलब कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक पंखा है, या तो वो चल रहा होगा या फिर वो नहीं चल रहा होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो चल रहा है तो ऑन, नहीं चल रहा है तो ऑफ। ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0, इसीलिए बाइनरी बना 0 1। कुछ समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं एक कंप्यूटर की मेमोरी की, मान लो ये रही वो मेमोरी। ठीक है। अगर मैंने इसमें कुछ भी असाइन नहीं किया, मतलब करंट का फ्लो कुछ भी नहीं किया, तो इन सब में क्या रखा होगा? 0, है ना? ऐसा रखा होगा। अच्छा, 0 वैल्यू होती है या नहीं? 0 भी तो एक वैल्यू है, भले वो 0 है, लेकिन टेक्निकली है तो सही ना। तो हमारे कंप्यूटर में कुछ भी एम्प्टी नाम की चीज नहीं होती, खाली नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। पर आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मेरे कंप्यूटर में अभी मैंने एक हार्ड ड्राइव डलवाई, उस हार्ड ड्राइव में से आधी भरी हुई है आधी खाली है। देखो मेरे से तो बहुत सारे पार्टीशन है, तो जैसे ही दिख रहा है ना खाली है, ये बता रहा है 151 GB फ्री आउट ऑफ 151 GB। तो आप बोलोगे खाली तो है, नहीं बेटा ये खाली नहीं है, यहाँ 0 रखा हुआ होगा या कुछ तो रखा हुआ होगा। अब कंप्यूटर खाली को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम देता है नल। जैसे यहाँ 0 रखा है ना, तो ये ऑफ बिट हो गई। लेकिन अगर इसमें नल रख दिया जाए तो कंप्यूटर को एक नोटिफिकेशन जाता है, ना तो ये ऑन है ना ये ऑफ है, इसे खाली कंसीडर किया जाए। क्या ये बात समझ में आई? एक वर्ड बनाया गया नल टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी वैल्यू। ठीक है। खाली को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया? नल। आई होप समझ में आओगा मैं बाइनरी वाइनरी इतना सारा क्यों घुमा के लेके आया तुमको। क्लियर हुआ? तो नल एक ऐसी वैल्यू है जो खाली को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। क्या नल वर्ड समझ में आया आपको? जल्दी बोलो बेटा। ओके, मल्टीपल रिप्लाईज आर देयर, मतलब समझ में आ रही है चीजें। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? ओके। ओवर ओवर द एक्सपेक्टेशंस आपसे, मतलब वो हो रहा है अब ऐसा कि हाँ ठीक है बहुत जल्दी कैच कर रहे हो। तो या तो हम यहाँ पर नल लिख दें, मतलब उसकी सैलरी अभी हमें नहीं पता तो हम इसको एम्प्टी मान लेते हैं। ठीक है। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के नाम के आगे ब्रैकेट्स लगाएं और उन कॉलम्स के नाम लिख दें जिसमें हम एंट्री करना चाह रहे हैं। लाइक STID की एंट्री करना चाह रहा हूँ, ST नेम की एंट्री करना चाह रहा हूँ और ST सिटी की एंट्री करना चाह रहा हूँ। मैं मार्क्स की एंट्री नहीं करना चाह रहा। आप बोलोगे सर एक नल लिखो ना, इतना सारा क्यों लिख रहे हो? देखो बेटा मैं सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ, वो नल लिखना भी सही है, कोई गलत नहीं है। अगर मेरे पास 4 कॉलम है और 4 में से मैं 3 डेटा एंट्री करना चाह रहा हूँ, आई रिपीट, 4 कॉलम है और 4 में से 3 की एंट्री मुझे पता है, तो एक नल लिखना समझदारी है। ठीक है। यहाँ पर एक नल लिखना समझदारी है। ठीक है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी टेंशन चलेगा। ठीक है। लेकिन सोचो ये 4 की जगह 400 कॉलम होते, 400 कॉलम होते और मुझे सिर्फ 3 की एंट्री करना होती, तो ये ज्यादा अच्छा लगता ना? है ना? 397 टाइम नल लिखते हो अच्छा लगता क्या? नहीं ना। अब जैसे अगर अपन ने 4 में से 3 की एंट्री करी तो जो चौथा बच गया ना, कंप्यूटर उसको नल मान लेगा। आई रिपीट, कंप्यूटर उसको क्या मान लेगा? नल मान लेगा। ठीक है। ऐसा मान लेगा कि वो नल है। गॉट इट? सो एक क्वेरी लिखने का तरीका ये भी होता है। ओके, सो यहाँ पर हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि वाकई में क्वेरी सही है या नहीं। मैंने आप ही के सामने इसको कॉपी पेस्ट किया है, पिछली बार ये क्वेरी लिखी थी, इसमें कॉलम के नाम नहीं थे, इस बार कॉलम के नाम मेंशन कर दिए हैं। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। बताओ हमने टोटल कितने रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए हैं अभी तक? 5, है ना? अब मुझे देखना है वाकई में रिकॉर्ड सही सलामत एंटर हुए या नहीं। इनको अगर मुझे देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ, पता करना हो तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? तो इसके लिए एक वर्ड आता है सिलेक्ट। ठीक है। सिलेक्ट का मतलब होता है प्रिंट करना। ठीक है। सिलेक्ट को क्या करो? सिलेक्ट, प्रिंट, है ना? एक ही वर्ड है, सिलेक्ट और प्रिंट। ठीक है। सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं कॉलम के नाम। अच्छा, मान लो मुझे सबसे पहले प्रिंट करना है स्टूडेंट आईडी, कॉमा स्टूडेंट नेम, कॉमा स्टूडेंट सिटी, कॉमा स्टूडेंट, एक सेकेंड, पहले आपका मार्क्स आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कट पेस्ट कर लेंगे। पहले मार्क्स देन सिटी। ठीक है। अच्छा, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जिस ऑर्डर में आपने लिखा ना उस ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने इसको बोला भाई प्रिंट कर दे ये सब,
तो ये बोलेगा किधर से, तो मैं उसको बोलूंगा फ्रॉम ईएमपी। इसका ईएमपी नहीं, सॉरी, फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। एक्चुअल में जनरली मैं ईएमपी नाम की टेबल बनाता हूँ, तो एम्प्लॉय वर्ड दिमाग में छपा हुआ है। ओके, खैर, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की जो मैंने आपके सामने लिख के रखा है, तो सिलेक्ट एस टी आई डी, एस टी नेम, एस टी मार्क्स, एस टी सी डी फ्रॉम ईएमपी। तो इसका मतलब है ये 4 कॉलम की वैल्यू इस टेबल में से निकाल के ले आओ, है ना। इसको एक बार राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। आप ध्यान से देखो, ये चारों कॉलम की वैल्यू लेके आ रहा है। एंड इफ यू कैन नोटिस, तो बाकी सबके रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जॉन का रिकॉर्ड जो है ना, वो नल दिख रहा है। ठीक है, और तो और अभी जॉन की बेइज्जती थोड़ी सी रह गई। जनरली मैं इसको राव भेज देता हूँ, है ना, या फिर इसको पीथमपुर भेज देता हूँ, या फिर इसको बाणगंगा भेज देता हूँ, मतलब थोड़ी बेइज्जती करता है इसकी, है ना। और अभी रह गया गलती से, तो भोपाल ही रहने दो, थोड़ी देर बाद इसको चेंज करेंगे ताकि हमें अपडेट करने की क्वेरी पता चले कैसे की जाती है। ठीक है, पर वापस से आते हैं अपन। अगर हम बात करें इस क्वेरी की, तो सोचो अभी तो 4 कॉलम थे, तो मैंने नाम लिख दिए। 4 की जगह 40 कॉलम होते, 50 कॉलम होते, तो कितनी सारी एफर्ट हो जाती। तो इसीलिए हमें एक तरीका दिया गया स्टार लगाने का, जिसे ऑल पढ़ा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑल। स्टार मत पढ़ना, ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, इसका मतलब है टेबल से सब कुछ सिलेक्ट करके ले आओ और प्रिंट करो। मैंने यहां से कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और एंटर किया। आप देखो, एक सेकेंड, ईएमपी क्यों लिख रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आदत। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, नॉट ईएमपी। ओके, चलो यार, वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं। आप ध्यान से देखो, इस टेबल के आउटपुट और इस टेबल के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सारे कॉलम के नाम लिखे थे, ये ऑल उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहां से हमारा जो कोड है ना आज का, वो स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, देखते जाओ अभी। ओके, सो अभी जो हमने बोला सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट वाली टेबल से सब कुछ निकाल के ले आओ। अब अगर मुझे ऐसा पता करना है कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के मार्क्स चाहिए, अच्छा, मैंने इसमें एक छोटी सी गड़बड़ करी है। ठीक है, 2-4 रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं अपन। एक आईडी डाल देते हैं 6। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं एक नाम, लेट्स से राम का भाई श्याम। इसके परसेंटेज कर देते हैं 60। ठीक है, और इसको इंदौर ही रहने देते हैं। ठीक है, देन इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर डाल देते हैं 7। ओके, इसका नाम डाल देते हैं लेट्स से एक नाम अमन। ठीक है, और रैंडमली आप में से कोई अमन हो तो प्लीज बुरा ना माने। ठीक है, एक रैंडम 55, है ना। देन इसके बाद इसकी सिटी कर देते हैं अपन भोपाल। ठीक है, एक और बार इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, देन 8, यहां पर कोई एक नाम ले लेते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं लेट्स से शिवम। ठीक है, अगेन कोई पर्सनली ना ले इसको, मैं रैंडम नाम ले रहा हूं जो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे होते तो मैं ट्राई करता कि ये ना लिखूं। ठीक है, चलो खैर, इसके परसेंटेज कर देता हूं मैं लेट्स से 49। ठीक है, देन इसके बाद इसको भेज देते हैं अपन देवास। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड और लिख दिए। एक्चुअल में मुझे कुछ चला के दिखाना है, मैं आपको डेटाबेस के फीचर समझाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स और डाल दिया। आप देखो, ये वाली क्वेरी में भी लिखा गया है 1 रो अफेक्टेड, इसमें भी 1 रो अफेक्टेड, इसमें 1 रो अफेक्टेड। अभी अगर मैं सिलेक्ट ऑल वाली क्वेरी चलाऊं, तो आप देखो मेरे पास टोटल इतने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जिनके नाम ये हैं, जिनके परसेंटेज ये हैं, और जिनकी सिटीज ये हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं पता करना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके परसेंटेज 75 के ऊपर है, मुझे क्या पता करना है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके परसेंटेज 75 के ऊपर है। तो ये पता करने के लिए अगेन हमें सिलेक्ट की कमांड चलानी पड़ेगी। आप देख सकते हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसके आगे मैंने क्या लिखा, वेयर। वेयर के आगे मैं लिखूंगा वेयर एस टी मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। ठीक है, वेयर एस टी मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। तो ये वेयर एक क्लॉज है जो कंडीशन चेक करवाता है। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन दिस। अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊं, तो इस बार सारे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जिनके मार्क्स 75 के ऊपर है। आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं एक क्वेरी चलाऊं, ओके, यहाँ पर, और लिख दूं लेस देन 75, ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड आएंगे जो 75 के नीचे हैं। आप देख सकते हो, ये रहे। ओके, अगर मैं यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जो 75, 75 नहीं, 80 ले लेते हैं, इसमें 80 है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, इस क्वेरी को रिलेट करना, मैंने लिखा ग्रेटर देन 80।
तो ये ग्रेटर देन 80 बताएगा, इसमें 80 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 80 80 से बड़ा नहीं होता है ना, तो इसमें 80 वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखो। 90 और 91 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लगा दूं तो इस बार 80 वाला इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि 80 में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया। ओके, सो एक बार इसको भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये क्वेरी भी बताई थी। ओके, अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी लगाता हूं, सिर्फ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, तो कौन कौन से आ रहे हैं? सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसमें दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 80 है, दिख रहा है क्या? दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 80 है। अगर मैं ऐसा लिखूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटी मार्क्स नॉट इक्वल टू, ये उल्टे आई जैसा दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू 80। तो बताओ 80 के बराबर कौन कौन नहीं है? बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये भी 80 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप में से किसी के दिमाग में ही आया होगा सर आप इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं इसकी बात जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो कभी भी जब भी मैंने सिलेक्ट की क्वेरी चलाई तो क्या आपको जॉन का रिकॉर्ड प्रिंट होता हुआ दिखाई दिया क्या? नहीं, क्योंकि उसके मार्क्स नल हैं। नल कोई वैल्यू नहीं होती, ये एम्प्टी होता है, और एम्प्टी कभी भी कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू 80 तो होना चाहिए था नहीं ये, लेकिन नल मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब वो किसी से कंपेयर होगा ही नहीं, वो अलग वैल्यू है। ठीक है, इवन अभी देखो यहां पर अगर मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 75 तो भी उसका नाम नहीं आया, लेस देन 75 तो भी उसका नाम नहीं आया, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नॉट इक्वल टू 80, किसी में भी उसका नाम नहीं आया। चलो ठीक है, अच्छा एक लाइन और सुन लो, तुम्हारे काम आएगी। ये वाला साइन काय का? लेस देन का। ये साइन का आएगा ग्रेटर देन का। हम इन दोनों को एक साथ लगाएं तो ऐसे भी नॉट इक्वल टू पढ़ा जाएगा। दिस साइन रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट मार्क्स आइदर लेस देन 80 और ग्रेटर देन 80। इन शॉर्ट नॉट इक्वल टू 80, या तो 80 से छोटे होने चाहिए या बड़े होने चाहिए। ठीक है, एक बार चला के दिखा दूं, देखो इन दोनों क्वेरी का आउटपुट 100% सेम है ना? सो नॉट का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। गॉट इट? चलो ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेरी का आंसर आप बताना। मैंने यहां लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटी मार्क्स इज इक्वल्स टू नल। जल्दी बताओ क्या आएगा इस बार, क्या आएगा? किसका रिकॉर्ड आएगा? जॉन का। वेरी गुड, एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्कुल सही हैं, आप अपनी जगह गलत नहीं हो। लेकिन ये प्रोग्राम नहीं चलेगा बेटा, कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, एक ने तो बोला कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो बेटा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर में जो सामने लिखा हुआ ना, इस पर्टिकुलर में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो ये नल है ये कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, क्वेश्चन आता है पर मुझे पता करना हो कि नल किसका रिकॉर्ड है, तो कैसे पता करूंगा? तो उसके लिए कीवर्ड बनाया गया है इज। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटी मार्क्स इज नल, है ना? इज इक्वल टू एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, नल वैल्यू नहीं है ना? इट रिप्रेजेंट्स एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, नथिंग, और नथिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा वर्ड बनाया गया है? इज। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई आपको? इट्स इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। एक बार डेटाबेस में टेबल बनाते आ जाए तो उसके बाद क्वेरीज चलाना तो बहुत इजी है ना। वेयर मतलब एक कंडीशन लगा लगा के चला के देखना। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है सर ये हमारे किस काम आएगा? चलो फ्लिपकार्ट पे चलें। फ्लिपकार्ट पे आप कई बार किसी प्रोडक्ट में रेंज सेट करते हो, ठीक है, कि हमें किस प्राइस रेंज का डेटा चाहिए या किस प्राइस रेंज में मोबाइल चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। चलो अभी शायद कुछ सेल वेल का ऑप्शन आ रहा, हाँ ये रहा। क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट बिलो 7,000। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 7,000 से छोटे। ठीक है, ये 7,000 से 10,000 चेक करना सिखाऊंगा, 10 से 15 चेक करना सिखाऊंगा, 15 से 20 चेक करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमने कौन सा पढ़ा? 7 से छोटे, है ना? अगर 7,000 से लेस देन वाले सिलेक्ट किए तो वही फोन निकाल के लाएगा जिनकी वैल्यू 7,000 रुपए के नीचे नीचे होगी। तो क्या वहां पर उसने इस टाइप की कोई क्वेरी लगाई होगी? लेस देन 7,000 जिसकी प्राइस इज लेस देन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मोबाइल्स वेयर प्राइस इज लेस देन कितनी? 7,000, तो वो निकाल के ले आया। ठीक है, चलो खैर अगले पे आते हैं। और
क्वेश्चन आता है सर वो 2 वाला बताओ अब हमको जल्दी से। चलो मान लो मुझे पता करना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टूडेंट मार्क्स जो है वो 75 के ऊपर है और साथ ही साथ वो इंदौर में रहते हैं। मतलब इतनी क्वेरी तो फिक्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटी मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 एंड, कौन सी क्वेरी लगाई बेटा मैंने, एंड एसटी सिटी, एक सेकेंड, एसटी सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोड में इंदौर। तो बीच में जो एंड लिखा है ना बेटा, ये बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं आउटपुट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो अपन एक बार सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी चला के देखें कितने रिकॉर्ड्स हैं ऐसे। मैंने शायद फिर कुछ गलती करी है, नहीं करी है। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड है। अच्छा ध्यान से देखो, इसके मार्क्स 75 के ऊपर है और ये इंदौर का है, इसके मार्क्स भी 75 के ऊपर है और ये इंदौर का है, इसके मार्क्स 75 के ऊपर है लेकिन ये इंदौर का नहीं है, ये भी इंदौर का नहीं है, ये तो है ही नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। इसका सिटी तो इंदौर है लेकिन मार्क्स 75 के ऊपर है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है। इन शॉर्ट सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी सब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं को देगा जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके, सिटी इंदौर होना चाहिए, मार्क्स 75 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फिल्टरेशन करना, डेटा फिल्टर करना, आप कोई पर्टिकुलर शॉपिंग वेबसाइट पे आके फिल्टर करते हो ना, हमें इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, इतनी ही प्राइस रेंज में चाहिए, तो बीच में कौन सा वाला कमांड लग जाता है बेटा, एंड वाला। एंड मतलब एक लिमिट तक काम करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। ओके चलो ठीक, एक और काम करते हैं। अगर मैं यहाँ एंड की जगह और लिख दूं तो और का मतलब आपको क्या लगता है, एंड की जगह और, गेस करो यार कोई भी एक। ठीक है, एक ने क्लियरली बोल दिया है ना, वो आइदर वन है ना, एनी वन, वेरी गुड, दोनों में से कोई एक भी चलेगा बेटा, हिंदी में भी आंसर चलेगा, बिना डरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ने और ही लिख दिया भाई, और ही तो पूछा मैंने, और का मतलब क्या, तो बोल रहा है और चलो खैर कोई नहीं, चलते रहना चाहिए ऐसा मजाक भी। खैर अगर मैं एंटर करूं तो इस बार क्या बोलेगा, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। देखो इसके मार्क्स 75 के ऊपर है तो ये आएगा, इसके मार्क्स 75 के ऊपर है तो आएगा, इसके मार्क्स 75 के ऊपर है तो आएगा, इसके भी 75 के ऊपर आएगा। इसके मार्क्स तो 75 के ऊपर नहीं है लेकिन इसकी सिटी इंदौर है तो ये भी आएगा। इसके ना तो मार्क्स 75 के ऊपर है और ना सिटी इंदौर है, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। मतलब लास्ट के जो 2 रिकॉर्ड है उनको छोड़ दो और एक जॉन को छोड़ दो, तो बाकी सारे रिकॉर्ड प्रिंट होने वाले हैं। ओके, एंटर करके देखते हैं, बिल्कुल लास्ट के 2 रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हुए और वो जॉन प्रिंट नहीं हुआ, जिनकी या तो सिटी इंदौर है या जिनके मार्क्स 75 के ऊपर है वो आ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं और। क्वेश्चन आता है सर ये किधर काम आएगा, तो ये वहां काम आएगा, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट किया जाए। एक्चुअली वो क्वेरी मैंने डायरेक्ट वहां लिख दी थी, यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि ये फाइल आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। क्वेश्चन आता है ये सर किधर काम आएगा। अच्छा गूगल पे कुछ सर्च किया आपने, बहुत बार सर्च किया होगा, तो जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी चीज होती है, कौन सी, कि लेट्स से मैंने सर्च किया हेलो इंदौर, तो पहले ढूंढेगा किस किस में हेलो भी आएगा प्लस किस किस में इंदौर भी आएगा, दोनों आना चाहिए तो ये रिकॉर्ड दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हेलो और इंदौर दोनों को देखा जाए, हेलो और इंदौर, ठीक है। एक ने पूछा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल एंड क्या काम करता है, दोनों में से एक सेटिस्फाई होता है आउटपुट प्रिंट करता है, दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है तो आउटपुट प्रिंट करता है। कोई तीसरा ऑप्शन, कोई चौथा ऑप्शन, समझो इस बात को, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल है ये, ठीक है, विच क्वेरी इज करेक्ट, ऐसी 3-4 क्वेरी लिख दी और पूछ लिया कौन सी करेक्ट है बताओ, कौन सी इनकरेक्ट है बताओ, समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो खैर यहाँ पर लिखा है हेलो प्लस इंदौर, मतलब अगर हेलो और इंदौर दोनों आएंगे तो बताएगा, ठीक है। जब हेलो और इंदौर दोनों मिलना बंद हो जाएंगे ना तो गूगल यहाँ पे एक गेट लगा देगा, और मतलब या तो हेलो मिल गया तो भी दे दूंगा और मिल गया तो भी दे दूंगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करें और बहुत बड़ा सा डेटा लिख के सर्च करें तो कई बार क्या होता है, वो पूरी इस वेबसाइट पे एक आध वर्ड भी मैच करता हुआ मिल जाता है, तो वेबसाइट ओपन करके देता है कि इस वेबसाइट पे आपकी रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता एक वर्ड है, देख लो भैया ये तुम्हारे काम आएगा क्या। अगर आ रहा होगा तो ओपन कर देगा, नहीं आ रहा होगा तो रहने देगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। सो अगर हम किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं या फिल्टर लगाते हैं तो एंड काम आता है, अदरवाइज यहाँ पर कौन काम आता है, और काम आता है, ठीक है। चलो क्या इसको एंड और को थोड़े टाइम बाद, लेकिन उसके पहले कुछ और मुझे पढ़वाना है, तो हम वापस से आते हैं इस वाले पे, क्या कि यहाँ पर मुझे वो सारे नाम पता करने हैं जिनके परसेंटेज जो है वो 65 से 60 से 90 के बीच में,
या 65 के ऊपर हैं लेकिन 90 के नीचे है, चलो इंक्लूड भी कर देते हैं, ये रही हमारी मेन टेबल, ठीक है। ये दोनों, ये तीनों 65 के ऊपर नहीं है, ये 65 के ऊपर है, ये 65 के ऊपर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 90 के भी ऊपर है। मैंने क्या बोला, 65 से 90 के बीच में, ठीक है। पढ़ना, वेयर ST मार्क्स इज ग्रेटर देन 65 एंड ST मार्क्स लेस देन, क्या लिख दें, 90। अच्छा, यहां भी इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, select all from student where ST marks is greater than equal to 60 and XT marks are less than equal to 90, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ST marks greater than equal to 60 and less than equal to 90, तो बताओ इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर जो 60 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। एक ने पूछा है और लगा सकते हैं क्या, नहीं बेटा और नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे दोनों सेटिस्फाई करवाने हैं ना, तो दोनों सेटिस्फाई करवाने हो तो और नहीं लगाते, एंड लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एंड गेट लगा करके इसको चला के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, वो सारे रिकॉर्ड आ गए, 91 वाला नहीं आया, देखो 91 वाला भी एक रिकॉर्ड है, वो नहीं आया, ठीक है। पर सिस्टम ये बोलता है अगर आपके दोनों कॉलम्स सेम ही हो, देखो इधर भी ST मार्क्स है, इधर भी ST मार्क्स है, तो इतना एफर्ट मत लगाओ जितना लगा रहे, इसकी जगह पर ऐसा लिखो, ST मार्क्स बिटवीन 60 एंड 90, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ST मार्क्स बिटवीन 60 एंड 90, या 65 होता तो 65 लिख देते, 75 होता तो 75 लिख देते। लेट मी रन दिस एंड आउटपुट देखो 100% सेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत या कोई डाउट होना चाहिए जो सामने लिखा हुआ है इसमें, है ना। अगर हम बात करें इसी के अगले वर्जन की, जो सामने लिखा हुआ है इसी के अगले वर्जन की, तो इसका अगला एग्जाम्पल ये रहा, बताओ यहाँ क्या क्वेरी लगी होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मोबाइल्स where price between 7,000 and 10,000. Select all from mobiles where price is 10,000 and 15,000. इधर 15,000 and 25,000, और लास्ट में जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मेरे इसमें एक विंडो ओपन है, यहाँ कौन सा लगा होगा जल्दी बताओ, ई वाले में क्या लिखा होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मोबाइल्स वेयर प्राइस इज, क्या लिखूं आगे, जल्दी बोलो, वेरी गुड, ग्रेटर देन 25,000, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब बेसिक तो समझ में आ गया आप लोगों को, आप खुद से डेटाबेस थोड़ा बहुत समझ सकते हो, है ना। नेम मेंशन नहीं करूंगा, एक स्टूडेंट ने लेस देन 25,000 लिख दिया, बेटा ये साइन लेस का है, ग्रेटर का लगाओ, इसका अपोजिट साइड, ठीक है, साइन आपने उल्टा लगा दिया है, ओके। दिस रिप्रेजेंट्स लेस देन 25,000, ओके। चलो खैर वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से सिलेक्ट करना समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे पता करना है यहाँ पर कि लेट्स से, कैसे समझाऊं इस चीज को, ओके मुझे पता करना है मेरी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम R से स्टार्ट हो रहा है, ओके। मुझे क्या पता करना है, ऐसे कितने नाम है जिनका नाम R से स्टार्ट हो रहा है, देखो कितना मजेदार सा है, ओके। मैंने यहां लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर के बाद मैंने लिखा ST नेम, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इज इक्वल टू लगाया तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने लग जाएगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो R से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लगाएंगे लाइक। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इज इक्वल टू लगाओ, है ना। यहां पर हमने क्या लिखा, लाइक, लाइक के बाद सिंगल कोड में लिखो R और उसके बाद लगा दो परसेंटेज। ये समझना पहले लेवल पे थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझो। R परसेंटेज का मतलब है पहला कैरेक्टर R ना चाहिए, परसेंटेज का मतलब इसके R के बाद कुछ भी हो, जैसे मान लो किसी का नाम है राम, तो ये R से स्टार्ट हो रहा है ना, R के बाद 2 कैरेक्टर है। मान लो एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता रावण, तो R के बाद 4 कैरेक्टर होते हैं, पर R पहला है ना, R के बाद क्या लिखा है डजेंट मैटर। मान लो एक खिलाड़ी है जिसका नाम है सिर्फ R, ठीक है, जैसे R माधवन, ठीक है, अभी नाम तो सिर्फ R है ना, ठीक है, तो R, ये भी R है, R के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। लेट्स से किसी का नाम होता राजकुमार, ठीक है, हमारे प्रिय डीन सर हमारे कॉलेज के, ठीक है। चलो खैर ओके, सर भी लिख देता हूं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे सिर्फ लिखना, ओके। तो ये जो दिख रहा है इसमें R के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर में जो नाम R से स्टार्ट हो रहा है, R के बाद क्या आ रहा है डजेंट मैटर, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं R परसेंटाइल से। परसेंटाइल मतलब 0 या 0 से ज्यादा कैरेक्टर,
ठीक है। तो मेरे डेटाबेस पे मैं चला के देखता हूँ इसको, पहले सिलेक्ट ऑल चला के दिखा दूं आपको, जिससे मैं थोड़ा सा एक रिलेट कर पाऊं कि अभी मेरे सिस्टम में एक राम ऐसा नाम दिख रहा है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, एक रुचि ऐसा नाम दिख रहा है, एक राज ऐसा नाम दिख रहा है, ये सारे नाम आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके आर परसेंट वाली क्वेरी पेस्ट करूं तो आर से स्टार्ट होने वाले सारे नाम मिल गए। क्वेश्चन आता है ठीक है सर मिल गए, इसका यूसेज क्या है? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम गूगल पे कुछ सर्च करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से ये रहा गूगल, लेट्स से मैं यहाँ वाई टाइप करूंगा तो ये यूट्यूब, यूनिस खान, पता नहीं क्या क्या एड्रेस ये दिन लग गया है ना, मतलब जो भी यहाँ पर आ रहा है ये है ना, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर वाई के आगे अगला करेक्टर लिखोगे तो उससे स्टार्ट होते हुए दिखा देगा, मतलब पहला करेक्टर वाई, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये यूनिस खान ने 199 कब बनाया? ओके, चलो खैर जो भी है होगा, कोई मेरे को नहीं पता। ओके, पर हाँ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, तो जो रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा है उसको सर्च करने के लिए इस टाइप से लिखा जा सकता है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? जल्दी बोलो बेटा, क्योंकि अगले वाले सारे इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इजीली बता दूंगा अगले वाले। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। हम इसके आगे इसी क्वेरी को पेस्ट कर रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले मैं नाम देख लूं। ओके, मैंने यहां पर लास्ट में लिख दिया परसेंटाइल एम, इसका मतलब बताओ मेरे को कि इसका मतलब क्या होगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटी नेम लाइक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट में एम होना चाहिए, एम से एंड होगा, जिसके नाम में लास्ट में एम आ रहा होगा। वेरी गुड, बहुत जल्दी कैच कर गए आप हम लोग, ठीक है, अप्रिशिएटेड। ओके, चलो खैर यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर को लिखा और एंटर किया तो राम, श्याम और शिवम, तीन नाम मेरे इसमें ऐसे थे जिसके लास्ट में एम आ रहा था, और आप देख सकते हो तीनों नाम प्रिंट हो गए। ठीक है, अच्छी बात है ना। हम किसी को फिल्टर करें कैसे, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां पे एंड होना चाहिए, कितना कितना सिंपल सा हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, मल्टीपल लोगों ने बताया यहाँ पर कि मतलब किस टाइप से आपका काम हो सकता है। ओके, चलो खैर एक सेकेंड। ओके, किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है एडविन नाम से। ठीक है, भैया तुम्हारी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी आज की, ऐसा मत करो। ओके, चलो खैर यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं है। ओके, अगर हम बात करें वापस से इसको प्रिंट करने की, अब जल्दी बताओ, मुझे पता करना है ऐसे कितने नाम है जिसमें एटलीस्ट एक बार आई आता है। जैसे यहाँ पर एक नाम मेरे इसमें लिखा हुआ है रुचि, इसमें आई आ रहा है, अंकिता इसमें आई आ रहा है, शिवम इसमें आई आ रहा है। मुझे पता करना है तो मैंने लिखा परसेंटाइल आई, परसेंटाइल आई के पहले कुछ लिखा हो या नहीं, आई के बाद कुछ लिखा हो या नहीं, ये आई तो आना चाहिए है ना। तो फटाफट से इसको, अच्छा कुछ लोगों ने गेस भी कर दिया इतनी जल्दी, चलो बहुत ही अच्छा है, मतलब ग्रास्पिंग पावर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर को देखो। ओके, चलो ठीक, दिख रहा है ना सामने, तीन नाम आ गए, सबके नाम में आई आ रहा है, कुछ और भी सर्च करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक, अगर हम बात करें, अच्छा एक ने पूछा है आर परसेंटाइल एम का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये कि पहला लेटर आर होना चाहिए, लास्ट लेटर एम होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी आएगा है ना, चाहे राम आए चाहे रहीम आए, है ना, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो खैर क्या एग्जाम्पल दिया मैंने। ओके, कि चाहे राम आए चाहे रहीम आए। ओके, ओके समझ में आ रहा है, आर और एम के बीच में कुछ भी आए चलेगा। ठीक है, चलो खैर वापस से आते हैं, अगर हम बात करें अगले कंपोनेंट की तो इस पर्टिकुलर के आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स से मुझे वो सारे नाम पता करना है जिनमें सेकंड कैरेक्टर ए हो। देखो यहाँ पर राम में सेकंड कैरेक्टर ए है, राज में सेकंड कैरेक्टर ए है, बस। ठीक है, या फिर मुझे पता करना है थर्ड कैरेक्टर ए जो कि सिर्फ एक ही में है, चलो छोड़ो इसको नहीं करेंगे, या मुझे पता करना है सेकंड लास्ट ए, तो इसमें सेकंड लास्ट ए है, ये सेकंड लास्ट नहीं है, इसमें सेकंड लास्ट ए है, इसमें सेकंड लास्ट ए है, इसमें सेकंड लास्ट ए है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो, तो हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए ना, तो देखो ए परसेंटेज तक तो ठीक है, लेकिन उसके पहले एक अंडरस्कोर लगा देंगे। अंडरस्कोर का मतलब होता है वन कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी हो सकता है। ओके, देन ए अंडरस्कोर ए परसेंटेज, मतलब क्या, पहला कैरेक्टर कोई भी, फिर ए फिर परसेंटेज। ठीक है, चलो ठीक। ओके, देखो क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन मुझे दो चीजें और पढ़ाना है, तो मैं आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा, थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी क्लास 5 मिनट, तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम चाहिए है ना।
अलाउ मी टू डू इट, ओके, क्योंकि काम की चीजें पढ़ा रहा हूं। ओके चलो ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने अगर अंडरस्कोर ए लिखा तो ये बता रहा है सेकंड कैरेक्टर ए जिसमें आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर परसेंटेज लगा दूं और इधर अंडरस्कोर लगा दूं, तो ये सेकंड लास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इतने सारे नाम है जिनमें सेकंड लास्ट ए आ रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट कि मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी, है ना। एक और चीज पे आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सारा का सारा सिलेक्ट करके ले आ रहा है। ओके, अब सुनो बेटा, यहां पर एक वर्ड होता है लिमिट। कौन सा वर्ड होता है, लिमिट। लिमिट मतलब लिमिटेड डेटा प्रिंट करना। लेट से मैंने लिखा 0,2, तो जो हमारी रो होती है ना, उसका पहला इंडेक्स होता है 0। ये जो रो है ना, ये 0th नंबर का रिकॉर्ड है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। जैसे मैथ्स में नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। अब आज की क्लास में इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको रीजन बता पाऊं 0 से स्टार्ट होने का। शॉर्ट में समझो, प्रोग्रामिंग में 0 को एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया जाता है, जबकि मैथ्स में 1 से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानते, है ना। तो अगर हम 0 को पॉजिटिव माने तो पूरी गिनती, प्रोग्रामिंग की पूरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो ये हुआ 0th रिकॉर्ड, ये हुआ 1 रिकॉर्ड, ये हुआ 2 3 4, मतलब जो इधर नंबर लिखा है ना, उसमें से एक कम कर लो तो आपको इंडेक्स पल्ले पड़ेगा। ठीक है, सो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और टोटल 2 रिकॉर्ड प्रिंट करेंगे। आई रिपीट, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 रिकॉर्ड प्रिंट करेंगे। तो बताओ टोटल कितने रिकॉर्ड प्रिंट होंगे, 2। कौन कौन से, शुरुआत के, देखो स्टार्टिंग 2 रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। अगर 0,3 लिखूं तो शुरुआत के 3 रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ 1,3 कर दूं, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा और 3 रिकॉर्ड प्रिंट करेगा। मतलब ये रुचि, अंकिता और राज, ये वाले 3 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कहां से स्टार्ट करना है वो यह लिखा है, और कितने रिकॉर्ड प्रिंट करना है वो यहां लिखा है। स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा व्हाट इज लिमिट। अब सुनो बेटा, हमारे पास एक और क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी। वापस से लिखते हैं इसको, और इसमें एक टर्म है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने फिर से ईएमपी बोल दिया था, इसको बोलते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, एसटी मार्क्स, इसका मतलब है बच्चों को मार्क्स के अकॉर्डिंग जमा दो, ऑर्डर बाय एसटी मार्क्स। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं तो देखो मार्क्स के हिसाब से जम गए, ये नल टॉप पे, क्योंकि कंपैरिजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, तो ये ऐसे जम गए। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको, जमा हुआ बढ़ते क्रम में। ठीक है, एक और काम करें, इसके आगे लिख देते हैं DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया, तो ये होगा रिवर्स। अब अगर मैं इसके आगे लगा दूं लिमिट, क्या लगा दूं, लिमिट 0,2, तो ये टॉप 2 स्टूडेंट्स कौन से हैं वो बता देगा। ठीक है, टॉप के 2 स्टूडेंट कौन है वो बता देगा। ये क्या बताएगा, टॉप के 3 स्टूडेंट कौन है। कुछ समझ में आया क्या, ओके। किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहां तक भाग के आया। ठीक है, चलो खैर, डेटाबेस एक क्लास में खत्म करने लायक चीज तो नहीं है, बट जितना मैं मैक्सिमम पॉसिबल पढ़ा सकता था आज मैंने कवर अप करने का ट्राई किया है। स्टिल यू वांट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम हियर, ओके, वही यूट्यूब चैनल पे एक आध दो वीडियोस मिल जाएंगे आपको। हालांकि मैंने डेटाबेस से ज्यादा वीडियोस डाल के नहीं रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, मैंने सी के वीडियोस ज्यादा डाल के रखे हैं या जावा के वीडियोस ज्यादा डाल के रखे हुए हैं। मैं डेटाबेस वहां पर नहीं, मतलब वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके देवांश, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, चलो खैर, अभी भी कुछ पढ़ाने का बचा हुआ है, लेकिन अगेन एक क्लास में सब कुछ कवर अप करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। डेटाबेस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है। अब एक क्लास में 100% तो लर्न नहीं कर सकते, बट एक बेसिक नॉलेज जितना मुझे देना था मैं उससे कहीं ज्यादा दे चुका हूँ आपको। सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का सेशन ओवर। थैंक यू सो मच इस सेशन को इतनी देर तक अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम, ओके। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन है, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करेंगे। बेटा देखो, यहाँ पर एक क्वेरी होती है डिस्क्राइब, जिसको DESC कहा जाता है ना। डिस्क्राइब और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम स्टूडेंट। अगर मैं सिर्फ इतना लिख के एंटर करूं, कहां पे, इधर, ओके, तो ये पूरी टेबल डिस्क्राइब कर देगा क्या, कि स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट नेम varchar टाइप का, स्टूडेंट मार्क्स इंट, स्टूडेंट सिटी varchar। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर यहाँ 11 लिखा है, आपने नहीं लिखा था। ठीक है, तो सुनो बेटा, थोड़ी देर पहले एक नंबर लिख के बताया था यहाँ पे, है ना, कि इंटीजर की रेंज कितनी होती है, 2147483647। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो 10 ही डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसकी रेंज 11 क्यों है, क्योंकि इसके आगे माइनस भी तो आ सकता है, तो 11 हो जाएंगे ना। समझ में आया, ठीक है, तो इसीलिए वहां 11 लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कॉपी पेस्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन सोचो अगर मैं सारा कोड यहीं लिख रहा होता तो ये कहीं सेव थोड़ी हो रहा है, ये तो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, है ना, ये स्क्रीन गायब हो जाएगी, इसका डेटा मैं सेव नहीं कर सकता। लेकिन ये वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है। देन इसके बाद कुछ बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं। अच्छा बेटा, हाँ, जिसको कोई डाउट्स नहीं हो यू कैन लीव अगेन, वो आपको लिंक एक फॉरवर्ड हुई है, आप उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, वो क्वेश्चंस वगैरह के लिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। स्टिल अगर कोई अनाउंसमेंट अगर होगा तो आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। एक ने पूछा अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना हो तो बेटा और कुछ नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करोगे तो नेम वाइज करोगे, तो आपने जो वो लिखा था ऑर्डर बाय स्टूडेंट मार्क्स की जगह पर लिख दो एसटी नेम, तो स्टूडेंट के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम के हिसाब से आ गया। अगर आपको ये उल्टा चाहिए तो इसके आगे डीएससी लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। देन वेरकेयर में डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं बेटा, वेरकेयर में कुछ भी डाल सकते हैं। वेरकेयर मतलब हर वो बटन आपके कीबोर्ड पे जो टाइप हो सकता है, लाइक ये सब टाइप हो सकता है ना, ये सब टाइप हो सकता है, 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 ये सारे वेरकेयर के अंदर आ सकते हैं। समझ में आया? जो बटन टाइप होता है, इसको कैसे याद रखो, आपने कभी एसएमएस किया हो तो वहां पर कैरेक्टर्स रहते हैं कि आप 50 कैरेक्टर का मैसेज कर सकते हो या 160 कैरेक्टर का मैसेज कर सकते हो। उस मैसेज में जो जो टाइप करते थे और जिससे कैरेक्टर काउंट चेंज होता था, लाइक स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, डॉट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, जो भी चीज टाइप हो सकती है, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, परसेंटेज का साइन, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर, ठीक है। एक ने पूछा है और ऑप्शन का वर्क क्या है, तो बेटा और ऑप्शन का वर्क ये है कि वो दो में से एक को सिलेक्ट करता है। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो आप मेरे से मिलने आ सकते हो अगर आप इंदौर में हो तो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो समझ में आया? या फिर बोला ना, अगर कॉलेज में हो तो भी मिल लूंगा, इंदौर में हो तो भी मिल लूंगा, तो और ऑप्शन लगाया ना मैंने यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड और ऑप्शन, ठीक है।